हेलो लर्नर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजकिशोर मिश्रा, आप सभी का लीगल मेंटर हार्दिक स्वागत है आप सभी का अपने बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता होगा सीयूटी 2023 के लिए एक स्पेशल कोर्स हमने लॉन्च करा है, दैट इज 2020। हम 20 मिनट के अंदर किसी स्पेसिफिक टॉपिक को आपको पकड़ेंगे और उसमें आपको उसकी माध्यम से आपको हेल्प करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम को एस कर पाएं। और इसी क्रम में आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम समझने जा रहे हैं, उस टॉपिक का हेड होगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एक लगातार रिक्वेस्ट रहती है कि सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक वीडियो बना दी जाए। हालांकि वो आसान होगा कि मैं एक शीट बना दूं, कह दूं साहब ये आर्टिकल्स पढ़ लें, बट हम जिस तरीके को फॉलो करेंगे, हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इसी क्रम के अंदर आज हम अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीरीज का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और हम कंसंट्रेट करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स पे। हम उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। ध्यान रखिएगा, आपको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, उन्हीं चीजों को समझेंगे जो स्पेसिफिकली आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, या दूसरी भाषा में कह दें जो सीयूटी के लिए रिलेवेंट है। बिना समय बिताए हुए, बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें क्या पढ़ना है आज के इस टॉपिक में। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें पढ़ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, साथ ही साथ इनसे जुड़े आर्टिकल्स और कुछ फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यह 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, यह सवाल आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट आने के पहले हमारे यहां दो तरीके के कोर्ट्स हुआ करते थे। एक था आपका फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरा था जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल। इन दोनों कोर्ट्स को रिप्लेस करके हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी एग्जिस्टेंस में आया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस समय आया था उस समय इसकी परिकल्पना करी गई थी एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जजेस के साथ। तो ध्यान रखिएगा, 1950 में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था तो एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जजेस के साथ इसको लाया गया था। दूसरी बात, अब जजेस की संख्या को बढ़ाने का भी प्रावधान दिया गया था और जजेस की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है, जो पावर है बेटा जी, वो पार्लियामेंट को दिया गया था। मतलब संसद को आने वाले वर्षों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति दी गई थी। प्रेजेंट अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो 33 + 1 मतलब 33 जजेस और एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विच मीन्स 33 + 1 दैट अमाउंट्स टू 34। और फिलहाल अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुप्रीम कोर्ट फुल स्ट्रेंथ में ऑपरेटिव है। चलिए जी, तो प्रेजेंट स्ट्रेंथ आपको याद करनी है 34, विच मीन्स 33 + 1, जो 1 होंगे वो आपके सीजेआई होंगे और 33 आपके अन्य जजेस होंगे। दूसरी बात, अब आते हैं कुछ आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ इनका मेंशन है। सबसे पहला आर्टिकल जो आपको ध्यान देना है वो आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 साफ साफ कहता है कि हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है वह स्वतंत्र है, जो और हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, इनका हमारे जुडिशरी पे कोई दबाव नहीं होगा। हमारी जो जुडिशरी होगी इन दोनों से इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी। दूसरा जो आर्टिकल हमारे लिए रिलेवेंट है वह है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 का जो संबंध आता है बेटा जी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से आता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से, विच मीन्स मूल अधिकार क्षेत्र। 131 के बारे में जानते हैं ये है क्या? जो आर्टिकल 131 है ये तब एक्सरसाइज करा जाता है जब डिस्प्यूट होता है यूनियन और एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, किसी नदी को लेके, भाई एक नदी है, इस नदी के पानी पे अधिकार किसका है, तो उसमें दो राज्यों के बीच का विवाद हो सकता है, या फिर एक या एक से ज्यादा राज्य एक तरफ और दूसरी तरफ आपका केंद्र हो सकता है, विच मीन्स स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट एट अदर एंड एंड यूनियन एट अदर एंड। तो इन मामलों के अंदर अनुच्छेद 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो वही लिखा हुआ है कि ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जिसके एक तरफ आपको यूनियन दिखती है और दूसरी ओर एक या एक से ज्यादा राज्य, या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच का डिस्प्यूट्स भी 131 में देखा जाता है।
इन डिस्प्यूट्स के अंदर सम क्वेश्चन ऑफ लॉ होने चाहिए या फैक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर लीगल राइट्स को क्या किया जा सके, एडजुडिकेट किया जा सके। द डिस्प्यूट बिटवीन द शेयरिंग ऑफ वाटर और कोई और नेचुरल रिसोर्स हो दो राज्यों के बीच में है, उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के माध्यम से। दो आर्टिकल हमने पढ़े, आर्टिकल 50 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, या दूसरी भाषा में आप इसको कहते हैं बेटा जी रिट ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 32 के माध्यम से जब भी किसी व्यक्ति विशेष का फंडामेंटल राइट क्या होता है, वायलेट होता है, तो आर्टिकल 32 के माध्यम से वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, बोलेगा महोदय मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और आप इसका क्या कीजिए, आप इसको एड्रेस करिए। तो आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं अपनी मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए। अब यह मौलिक अधिकार आप कैसे इन्फोर्स कराएंगे, तो रिट, ऑर्डर्स या कोर्ट की डायरेक्शंस की। अब समझिएगा जो रिट होती है, रिट जो होती है वो 5 तरीके की रिट होती है। आर्टिकल 32 को बेटा जी रिट ज्यूरिसडिक्शन के भी नाम से जाना जाता है और ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ही आता है। अब देखेंगे 5 तरीके की रिट्स होती हैं। पहला रिट होता है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया जाएगा तब उसके लिए हीबियस कॉर्पस की रिट लगाई जाती है। दूसरा मैंडेमस क्या होता है, किसी पब्लिक अथॉरिटी को कोर्ट कमांड करती है कि आप अपना कार्य करिए। तीसरा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जो ये जुडिशियल रिट्स होती है जब सुपीरियर कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को क्या करेगी, ऑर्डर करेगी कि आप क्या करिए, अब इस मैटर पे ट्रायल कंटिन्यू मत करिए। क्यों वारंटो, क्यों वारंटो मतलब किस अधिकार से, विच मीन्स इसमें एक डायरेक्टिव इशू करी जाती है पर्सन को और उसको कहा जाता है कि आप अपनी ऑफिस को वेकेट करिए, आप किस अधिकार से वहां पे बैठे हुए हैं। और सर्श्योरी, सर्श्योरी रिट का मतलब होता है ये क्यूरेटिव नेचर की रिट होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर इसमें क्या किया जाता है कि प्रोहिबिट भी करा जाता है और अगर कोई ऑर्डर वगैरह पास किया गया होगा उसे क्वैश किया जाता है, विच मीन्स केस को रिमूव किया जाएगा सबऑर्डिनेट कोर्ट से और प्रोसीडिंग्स अपने सामने वो जो आपकी सुपीरियर कोर्ट्स होंगी वह ले आती हैं और कोई ऑर्डर वगैरह पास किया गया होगा उसे क्वैश किया जाएगा। हालांकि रिट के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है आपका तीसरा, आर्टिकल 132, 133 और 134, 132, 133, 134 ये अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि इस ज्यूरिसडिक्शन को आप कब इन्वोक करेंगे, जब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा हाई कोर्ट से। ठीक है, विच मीन्स आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गए, अब हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, 132, 133, 134 के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करती है हाई कोर्ट, एक सर्टिफिकेट देगी, जी हां यह जो विषय है यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनने के योग्य है, इसके अंदर सब्सटैंटियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या फिर जिस विषय पे यह मसला हमारे पास आया था यह अभी तक डिसाइड नहीं कहीं करा गया है, या फिर इसकी गंभीरता देखते हुए यह माननीय न्यायालय को जाना चाहिए। तो विच मीन्स कि 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, 132, 133, 134 अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जा सकती है किसी भी जजमेंट, किसी भी डिक्री, किसी भी फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट, चाहे वो सिविल मैटर्स में हो या फिर क्रिमिनल मैटर्स में हो। आइए देखते हैं क्या इसमें और बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 कहता है कि जी हां एक अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजमेंट, किसी भी डिक्री, किसी भी फाइनल ऑर्डर, किसी भी हाई कोर्ट का इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे सिविल मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो या कोई और प्रोसीडिंग्स हो। लेकिन ध्यान रहे हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया हो 134A के अंदर, और ये जो केस है, जो केस इन हैंड है उसमें जरूरी बात यह है कि इसके अंदर सब्सटैंटियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ संविधान, तो संविधान के इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। तो 132 के माध्यम से जब हाईकोर्ट आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी तो आप चले जाएंगे कहां, आपके पास अधिकार होगा
माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने का। साथ ही साथ 133 में एक कहता है कि एक अपील होगी, जो अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं किसी भी जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर के खिलाफ। किसमें? सिविल प्रोसीडिंग्स में। लेकिन ध्यान रहे इसमें भी वही बात है कि हाई कोर्ट 134 में आपको क्या देगी? सर्टिफिकेट देगी। उसके बाद ध्यान रखिएगा आर्टिकल 134 क्या कहती है? 134 कहती है कि एक अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजमेंट, फाइनल डिक्री या किसी भी सेंटेंस, किस प्रोसीडिंग्स में? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ऑफ हाई कोर्ट। और उसमें भी वही बात है कि 134A में आपको क्या चाहिए होगा? सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 132 का संबंध है इंटरप्रिटेशन ऑफ संविधान से, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, सब्सटेंटियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। 133 के अंदर बेटा जी बात करी गई है, इसमें अपील बात करी गई है सिविल केसेस के अंदर, इसमें बात करी गई है सिविल केसेस के अंदर, 134 में बात करी गई है क्रिमिनल केसेस के अंदर। और सबसे जरूरी जो बात है कि 134A के अंदर, 134A के अंदर हाई कोर्ट क्या देता है? सर्टिफिकेट देता है। नाउ 136, अब ध्यान से देखिएगा, जो 132 है, 133 है, 134 है, यह अपील है हाई कोर्ट से आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने की, विच मीन्स आप एक हायरार्की के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास एक, हमारे संविधान के अंदर एक अनुच्छेद 136 जो क्या देता है? जो सुप्रीम कोर्ट को एक वाइड अपीलेट जुरिस्डिक्शन देता है। एक वाइड अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? इसके एक व्यापक अपील क्षेत्राधिकार देता है। इसमें आपको हायरार्की फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे यह जो 136 होता है यह न्यायालय के डिस्क्रिप्शन पे होता है। न्यायालय आपके मैटर को देखी कि जो मैटर इन हैंड होता है, अगर उसमें वाकई में ऐसी नीड है कि जिसको तुरंत कंसिडर किया जाए या फिर स्पेशल लीव दिया जाए, तो न्यायालय से कंसिडर कर सकती है। तो वही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को वाइड अपीलेट जुरिस्डिक्शन दिया गया है ओवर ऑल कोर्ट, सारे कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो आर्टिकल 136 में प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें न्यायालय को अपने डिस्क्रिप्शन में लगता है तो न्यायालय क्या कर सकती है? स्पेशल लीव प्रोवाइड कर सकती है अपील के लिए, और रिसीव एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप स्पेशल लीव पिटीशन SLP फाइल करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये कोर्ट क्या करती है? केस को देखती है और समझती है कितनी अर्जेंसी है, कितना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, राइट्स का कितना वायलेशन हो रहा है, क्या वाकई में कोई सब्सटेंस मेड आउट है, तो न्यायालय का डिस्क्रिप्शन होता है, वो स्पेशल लीव दे सकती है। तो 136 ये था। 143 क्या है? अभी तक हमने देखा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यह एडजुडिकेटर है और संविधान को इंटरप्रेट करता है। इतना ही नहीं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 134 के माध्यम से एक एडवाइजर है। जी हां, प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? अनुच्छेद 143 के माध्यम से हमारे सुप्रीम कोर्ट से क्या करते हैं? एडवाइस लेते हैं, और इसे कहा जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसे क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और जुरिस्डिक्शन के भाषा में बेटा जी से कहा जाता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्या होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? ध्यान से समझे। इस स्कीम के अंदर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हो सकते हैं, ये किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट को जो उनको लगता हो कि ये साहब पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, उसको सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं और उनसे उसकी सलाह मांग सकते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और आपको मैं बता दूं, पिछले 60 सालों के अंदर छोटे ही 1 ही 2 बार ऐसा हुआ है जहां पे इस 143 के माध्यम से इस रेफरेंस का इस्तेमाल करा गया है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि किस फेमस केस में या किस ईयर में या ऐसा कौन सी घटना थी जिसमें आर्टिकल 143 का प्रयोग करा गया था। आप कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो सवाल पूछा गया है वह सोशियो इकोनॉमिकल है या पॉलिटिकल नेचर का है, तो ये क्या कर सकती है? ये क्वेश्चन का आंसर देने से क्या कर सकती है? रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है, बाध्य नहीं है। अगला आर्टिकल क्या है? ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 124 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको अक्सर इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो मिलेगी जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड रिमूवल ऑफ जजेस की वीडियो आपको बताएंगे, तो उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहां समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद 124 में क्या बोला गया है।
अनुच्छेद 124 में बोला गया है कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाएगी। ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन किससे होगा? with such of the judges of Supreme Court and of the High Court in the state as the President साहब feels necessary। ठीक है, अब आइए समझते हैं क्या कहता है। यह आर्टिकल यह भी देता है कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, किन जजेस की? सुप्रीम कोर्ट के अलावा। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि चीफ जस्टिस आपको कंसल्ट करना पड़ेगा जब आपको उन जजेस की नियुक्ति करनी होगी, उन जजेस की नियुक्ति करनी पड़ेगी एक्सेप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ ही साथ इसी आर्टिकल के अंदर क्वालिफिकेशंस वगैरह बताए गए हैं कि जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आप किसी हाई कोर्ट के 5 साल तक आप उसमें जज रहे हों। साथ ही साथ अगर आपको बताएं, या फिर कम से कम 10 साल तक आप हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों। इतना ही नहीं, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हों। किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट साहब के ओपिनियन में। जजेस की रिमूवल की बात अनुच्छेद 124(4) और 124(5) में करी गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ध्यान रखिए हमने किन किन आर्टिकल्स को पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर्टिकल 50, 32, 131, 132, 133, 134, 136, 143 और 124। आगे और भी टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप अपना मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज ब्रजकिशोर मिश्रा साइनिंग ऑफ।